हेलो बच्चों, आज आपको हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग बच्चों। सर। आज हम जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आगे का पार्ट 4 करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें, देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था। तो मैंने बच्चों आपको पिछली क्लास में बताया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों में आपको मैंने बोला था सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे हमने डिराइव किया था, याद है कुछ? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम में या m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब फोर्स जीरो होती है, अनबैलेंस फोर्स जीरो होती है, तो अनबैलेंस फोर्स जीरो होने से बॉडी मूव नहीं करती है। बॉडी को मूव करने के लिए क्या चाहिए? अनबैलेंस फोर्स चाहिए, अनबैलेंस फोर्स चाहिए, है ना। और यहाँ पे अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगी, F इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो और m और t तो जीरो हो नहीं सकते, मास ऑफ द बॉडी भी हमेशा रहेगा और टाइम भी पास हो रहा है, तो m एंड t आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो और v इज इक्वल टू यू। और यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है। क्या है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है, अनबैलेंस फोर्स, तो क्या होगा, जो बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी से चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। यही कहता है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सो ये हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ समझने की कोशिश की। फिर मैंने आपको लास्ट में क्लास में थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम दीवार को हाथ से जोर से मारें तो हमें वापस हमारे हाथ पे चोट आती है, या हम जब वॉक करते हैं तो हम अपने पैर को पीछे, ग्राउंड को जो है पैर से पीछे की तरफ पुश करते हैं, है ना। तो जब हम पीछे पुश करते हैं तो ग्राउंड हमको आगे पुश करता है, जिसके कारण हम चलते हैं। सो क्या है, इट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, देन द सेकंड ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे फोर्स मारी, तो दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट जो है इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली, मतलब फौरन, उसी वक्त एक्सर्ट करेगा इक्वल फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। तो सेकंड ऑब्जेक्ट उसी वक्त इमीडिएटली पहले वाली बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब एक फोर्स, एक बॉडी दूसरे पे लगाएगी, दूसरी इसके ऊपर लगाएगी वापस, तो दोनों फोर्स क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में? कोई बताएगा? फिर से बताना सर क्या? अगर एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट वापस पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स क्या होंगी, एक दूसरे के ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन में होंगी? ये देखो, ऑपोजिट। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट हमारा 2 है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो 2 वाला वापस 1 पे लगाना है उसको, तो कैसे लगाएगा, वो ऐसे लगाएगा 2 वाला। तो दोनों फोर्स क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई ना डायरेक्शन में। ऑपोजिट होगी सर। तो यस ये सर। दोनों फोर्स क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं और इक्वल होती हैं। तो वो कहता है इक्वल फोर्स, ये लिखा है ना, विल एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स बैक ऑन दी फर्स्ट। ठीक है, तो अब हमने आगे क्या लिखा, दीज टू इक्वल फोर्सेस, ये जो दो इक्वल फोर्सेस हैं, आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली है ना, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक एक पे लगाएगी, दूसरे दूसरे पे, तो ये दोनों फोर्स दो ऑब्जेक्ट पे अलग अलग लग रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने हर तरीके से लिखा है ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए ये बात। एनी ऑफ दीज टू इक्वल ऑपोजिट एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दोनों में से किसी को हम एक्शन कह सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन।
एक फोर्स कहेंगे हम एक्शन तो दूसरी रिएक्शन, कैन बी कॉल्ड एज एक्शन एंड द अदर एज रिएक्शन। तो दो फोर्सेस क्या हो गई, एक एक्शन हो गई दूसरी रिएक्शन। हेंस इसलिए ऑल्टरनेटिवली थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कह सकते हैं, कैन बी स्टेटेड, दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसे भी हम लिख सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ओके एक तो हमने पहले लिखा यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, पहली लाइन लिखी है ना। सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। However, these two action and reaction always act on, फिर दोबारा मैंने लिख दिया, act on two different objects simultaneously। समझ गए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं इनके ऊपर साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस का मीनिंग समझते हो ना, एक ही टाइम पे दोनों फोर्स एक दूसरे पर लगेंगी, इक्वल फोर्स होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो याद रखना थर्ड लॉ में क्या है, मैंने तुम्हें क्या बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगी, एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा, वो फोर्स जो है वो दोनों फोर्स एक दूसरे को ऑपोजिट होंगी और उनकी वैल्यू जो है, उनका मैग्नीट्यूड जो है क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इज इक्वल। तो याद रखना इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं थर्ड लॉ में। ओके अब मैं जस्ट थोड़ा सा देखता हूं तुमने अब तक जो मैंने पढ़ाया उसमें से क्या मुझे बताओगे, कुछ पूछता हूं, तुम्हें समझ में कुछ आया भी है या नहीं आया। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है और एक कोई पर्सन जो है इसके अराउंड घूम रहा है। मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस सर्कुलर ट्रैक में कितना होगा, कितना हो सकता है, कोई बताएगा। इस सर्कुलर 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, और डिस्टेंस कितना हो सकता है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन। बताओ कुछ याद है तुम्हें तो। क्या सर? ये बताओ मुझे, इसका रिप्लाई करो। ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसमें पहले मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है इस सर्कल में, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? 0 आपको राउंड लगाएंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है बताओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ये बॉडी, ये कोई पर्सन है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, ये पॉइंट है बी, ये सी, सॉरी ये डी, ये बी, ये है बी और ये है सी। बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा बॉडी का, जब कहां पहुंचेगी ये ऑब्जेक्ट, कहां पहुंचेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, या समवेयर इन बिटवीन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब वो बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इस सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए से कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए, चलो यहां और लिख देता हूं, फ्रॉम ए। बताओ सर डी तक है,
डी तक आई गेस। यहाँ डी पे नहीं आएगा सर, बी सर, सी तक सर, सी है? तक वो सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सर, सी। सी, वेरी गुड। ये जो है ये क्या होगा, ये मैक्सिमम। तो कितना हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? 20 है 20, वेरी गुड। 20 सेंटीमीटर। अब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर ए पे ही आएगा। जब वो ए पे वापस आ गया तो 0 भी हो सकता है ना? यस सर, तो 0 हो जाएगा। हाँ, अब डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। नहीं, डिस्टेंस कवर्ड मैं पूछ रहा हूँ। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, मैंने तुम्हें पहले जस्ट तुमको मैं रिवाइज करा रहा हूँ पुराना। हाँ, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, पूरा रोटेशन करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा? इक्वल्स टू 20 होगा सर। नहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम। डिस्टेंस कवर्ड इन सर 40 सेंटीमीटर। नो, ये जब ये पूरा घूमेगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? इस पूरे का सर्कल का क्या सर्कल भूल गए? सरकमफेरेंस सर। हाँ सर, 2 पाई आर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, है ना? अब जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं ना, वो थोड़ा सा ये जो वर्ड्स है उनका हिंदी का मीनिंग अपनी बुक से देख लेना, ठीक है? नहीं तो दोनों बच्चे हैं तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है उनको। थोड़ा अपना हिंदी इंग्लिश की बुक साथ रख लेना, या अपना डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी की बुक। ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कितना होगा? इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 22/7 इंटू 10, तो ये हो गया 440 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर होगा। ये इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा इन वन रोटेशन। तो अब ये क्लियर हुआ कुछ? यस सर। हाँ, यस सर। चलो अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या समझते हैं कि तुम्हें पता है सैटेलाइट क्या होते हैं? जो अर्थ के अराउंड घूमते हैं। हैं? अर्थ के जो अराउंड घूमते हैं। जो तो अर्थ पे सर इंफॉर्मेशन भेजते हैं सारी। वो सैटेलाइट किस अगर काम सर- आते हैं? सर सैटेलाइट से कॉल करने का काम आती है सर, सारे क्या? इंटरनेट सारी चीजें सर। क्या सर क्या सिग्नल देते हैं। एक एक करके Yes, sir. बोलो। हाँ, क्या क्या करते हैं? सिग्नल को तो सिग्नल देते हैं सिग्नल सर। कैच करते हैं। हाँ, मतलब वो कम्युनिकेशन करते हैं, है ना? एक जगह का सिग्नल दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो कहाँ यूज होता है? हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम फोन पे बात करते हैं, है ना? और जैसे यहाँ से तुम इंडिया से अमेरिका बात करनी है तो कोई तार थोड़ी ना बिछी हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो ये सैटेलाइट से ही होता है फटाफट बात। सैटेलाइट जो है तुम्हारी बात यहाँ से पहुंचा देता है यूएस से किसी भी कंट्री में, तो कम्युनिकेशन में। फिर हम जो है ये अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ, इंटरनेट वगैरह, है ना? तो ये सब जो हम बात करते हैं, इंटरनेट करते हैं, ये सब किस में आता है? कम्युनिकेशन में। और कहाँ यूज होता है? तो एक कॉमन हो गया कम्युनिकेशन। और कहाँ यूज होता है सैटेलाइट? और क्या करता है? हमको अर्थ की इंफॉर्मेशन देता है। अर्थ की फोटो भेजता है। अर्थ की फोटो खींच खींच के भेजता है, ठीक है? कहाँ पहाड़ है, कहाँ कैसा है, अगर कहीं बहुत ज्यादा कहीं प्रॉब्लम है, वहां हम नहीं जा सकते, बहुत वैसा एरिया जहाँ पहुंचना मुश्किल है, तो सैटेलाइट से हम वहां की फोटो ले सकते हैं। और क्या करता है अर्थ? और कहाँ यूज होता है? वेदर रिपोर्ट में, ठीक है? यस सर। वेदर फोरकास्ट में। अभी न्यूज में आता है ना कि फलानी जगह पे जो है समुद्र, बॉम्बे में या कहीं तमिलनाडु में या कहीं, अभी थोड़े दिन पहले भी आया था कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, कि तूफान आने वाला है आज से 4 दिन बाद।
तो हमें वो 4-5 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सर पूरा एक हफ्ते का बता देते हैं वो। हाँ, तो वो कैसे आती है? वेदर फोरकास्ट। फिर हमको बताते हैं भाई अभी मॉनसून जो है इस डेट को आएगा, तो वो सब इंफॉर्मेशन वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट की मदद से मिलती है। सैटेलाइट से हमें इंफॉर्मेशन आती है। ओके, ठीक है। अब ये सैटेलाइट कैसे घूमते हैं अर्थ के अराउंड? ऊपर आसमान में घूमते हैं। तो कैसे घूमते हैं? यूनिफॉर्म स्पेस में। यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते हैं या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म में। हाँ, तो उनकी जो स्पीड होती है सैटेलाइट की, देखो वो तो राउंड राउंड घूमते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, राउंड राउंड जैसे अर्थ पर घूमती है मतलब उनकी, मून जैसे घूमता है। तो सैटेलाइट की जो स्पीड होती है सैटेलाइट स्पीड क्या होती है? इज यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है सैटेलाइट? यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म ही होगी। वेलोसिटी भी। सर्कल में कोई चीज घूमती है तो सर्कल में घूम रही है, उसकी नो सर सर्कल में घूम रहा है ना इसका। वेलोसिटी इज वेलोसिटी नहीं होगी सर, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, बिकॉज डायरेक्शन क्या हो रही है? इज चेंजिंग ड्यूरिंग रोटेशन, है ना। रोटेशन में डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है, ठीक है। तो सैटेलाइट जो घूमता है यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है, पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने जो तुम्हें पढ़ाया था उसको मैंने दूसरे तरीके से तुमसे पूछ लिया। बाकी जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो वीडियो देख लेना और जो भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे, अब ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ऊपर, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। मतलब तुम्हारी बुक का ही डायग्राम है, वहीं से ले लिया मैंने, ताकि बनाने में दिक्कत होती है तो टाइम जल्दी से क्लियर दिखाई देगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन, मतलब दो बॉल्स है हमारे पास और उनका देखना है कि जब वो कोलाइड करती हैं तो उनका मोमेंटम क्या होता है। ये दो बॉल है। अच्छा, वो बाद में करेंगे, पहले बताओ कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? नहीं तो ऐसे ही कंजर्वेशन कंजर्वेशन करते रहोगे हमेशा। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, कहीं से बताओ, अपना गूगल सर्च करके बताओ, कहीं से बताओ, जल्दी से बताओ। कंजर्वेशन का मीनिंग बताओ जल्दी से। कौन बच्चा बताएगा या मैं बताऊं? अब कोई बताएगा? रिपीट कर दो क्वेश्चन। कंजर्वेशन का मीनिंग बताओ। मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, ये वर्ड लिखा है ना कंजर्वेशन, इसका मीनिंग बताओ। सर कंजर्वेशन तो बचाना होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? सर कोई चीज सेव करना, बचाना है। सेव करना मतलब कि जो जैसा है, जैसे कहते हैं ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वर्ड सुना है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये वर्ड सुना है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब हमको पेड़ पौधों को बचा के रखना है, मतलब कोई नुकसान नहीं होना। हिंदी में कहते हैं इसको संरक्षण, ठीक है। हिंदी में कंजर्वेशन को कहते हैं संरक्षण, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब वन संरक्षण। पढ़ा होगा, फॉरेस्ट मतलब वन और कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। तो हमें अब इसका मतलब ये हो गया कि जो जैसा है उसको हमें वेस्ट नहीं करना, हमें उसको उतना वैसे ही रखना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम जो दो बॉडी का था वो कोलाइड हुई
उसके बाद उनका मोमेंटम कंजर्व्ड है। मींस क्या है, उनका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। कंजर्वेशन मतलब को तो ये क्या हो गया, नो चेंज, है ना। कंजर्वेशन मतलब नो चेंज, जो जैसा है वैसा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब नो चेंज इन मोमेंटम। तो हम ये कह सकते हैं, कंजर्वेशन का मीनिंग समझ गए हम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग हो गया नो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे, अब तुम पहले डायग्राम समझ लो। हमारे पास दो बॉल हैं, एक ए बॉल है, एक बी बॉल है। ए बॉल का मास है एम ए और बी बॉल का मास है एम बी। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये एम ए, ये ए बॉल है, ये बी बॉल है। दोनों का मास, ए बॉल का एम ए है और बी बॉल का एम बी है। तो ये हमारी ए बॉल है, ये हमारी बी बॉल है। ये दोनों बॉल मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, आगे पीछे, एक के पीछे एक। और ये जो यूए है, ए बॉल की जो वेलोसिटी है, यूए इज ग्रेटर देन यू बी। मतलब ए बॉल की वेलोसिटी जो है बी बॉल से ज्यादा है। अब जो पीछे वाली की अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो थोड़ी देर बाद क्या करेगी, वो दोनों आपस में, तुम्हारे पीछे पीछे कोई और बच्चा चल रहा है और वो तेजी से चल रहा है, तो तुम दोनों क्या कर जाओगे, एक ही लाइन में चल रहे हो तो क्या करोगे, आगे वाला स्लो है, पीछे वाला फास्ट है, तो दोनों क्या कर जाएंगे, थोड़ी देर में टकरा जाएंगे या नहीं। यस सर, टकरा जाएंगे। क्योंकि वेलोसिटी पीछे, हाँ, तो पीछे वाली बॉल जो है, ए बॉल की वेलोसिटी तो ज्यादा है और आगे जो चल रही है उसकी वेलोसिटी कम है। अब थोड़ी देर में दोनों, तो यहाँ पे इस जगह पे दोनों टकरा गए, ए और बी आपस में टकरा गए। अब जब टकराएंगे तो क्या होगा, जब ए बॉल जो है बी को टक्कर मारेगी, हिट करेगी, तो ए की फोर्स बी पे लगेगी। ए बॉल जो है बी के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो ए बॉल जो बी के ऊपर फोर्स लगा रही है वो एफ ए बी है। जब वो, अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जब ए बी पे फोर्स लगाएगी तो बी फिर एक्शन एंड रिएक्शन होगा ना, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगी, लगाएगी या नहीं लगाएगी। यस सर। ये बी ने, जिसको एफ बी ए लिख दिया, मतलब फोर्स बाय बी ऑन ए। ये एफ ए बी का मतलब फोर्स बाय ए ऑन बी। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों क्या होंगी, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, पहले समझ लो डायग्राम को, फिर आगे हम बढ़ेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, दोनों फोर्स क्या होंगी, ऑपोजिट एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल। इक्वल। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ए बी पे हिट कर रहा है, बी वापस ए पे कर रहा है। अब हिट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को हिट कर दिया, फिर चलने लग गई। अब ये चलने लग गई तो फिर अपना बी जो है फाइनल वेलोसिटी वी बी से चलने लग गई और ए जो है, ए बॉल जो है बी ए से चलने लग गई। ये ए बॉल है, मास तो दोनों का जो पहले था वो भी अब भी वही रहेगा, एम ए और एम बी, मास में तो कोई चेंज नहीं होगा। हिट करने के बाद फिर दोनों चलने लग जाएंगे, दोनों की कुछ और वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी तो नहीं होगी ना, हिट करने के बाद पता नहीं क्या होगी, हमें नहीं पता। तो ये है, यहां तक समझ आया, ये यस सर। समझ आ गया। यस सर। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन क्या होगी, या एजम्पशन कह दो, हम क्या यहाँ पे एजम्पशन करेंगे, एजम्पशन क्या होगी कि दोनों बॉल जो हैं, बॉल ए एंड बी आर
moving on a smooth surface. स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है? दैट इज, क्या मीनिंग है इसका? देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस जिसके ऊपर वो चल रही है, रोल कर रही है। तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, बस स्मूथ है सरफेस, जैसे कांच का प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर चल रही है ना। कांच का प्लेटफॉर्म हो, कांच की बॉल है, कंचे हैं, दो कंचे ही समझ लो, है ना। दोनों कांच में तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो हम तो ये मान रहे हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है उनके बीच में। ओके, अब हम इसको करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करते हैं कि हमने कहा उनका मोमेंटम वही रहेगा टकराने के बाद भी, जो पहले था वही टकराने के बाद होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हेलो बच्चों, Yes, sir. यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब हम कहते हैं लेट हम एज्यूम करते हैं क्या? मास बॉल ए इज इक्वल टू एम ए ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू एम बी। मैंने तुम्हें बता दिया एम बी और एम बी। इनिशियल velocity of A is equal to UA, उसकी इस इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल B इज इक्वल टू UB, है ना। ठीक है, सच दैट मैंने क्या बताया? UA इज ग्रेटर देन UB। थोड़ी देर में A बॉल B को जाके हिट करेगी। अच्छा, अब इनिशियल मोमेंटम बताओ। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या होगा? कोई बताएगा? मोमेंटम क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था मोमेंटम क्या होता है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या होगा? जब उसकी वेलोसिटी UA है और मास उसका MA है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू, भूल गए? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू, पढ़ते नहीं हो तुम लोग? इनटू मास इनटू वेलोसिटी होता है या नहीं होता? Sir, mass into velocity. Yes. फिर भूल के जाते हो। ओके, तो अब मैं कल जो नेक्स्ट लेक्चर में तुमको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फार्मूले सब याद कर लेना अच्छे से, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या होगा फिर? MA इंटू UA, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल B क्या होगा? MB इंटू UB। ठीक है, ठीक है। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बी दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? MA इंटू UA प्लस MB इंटू UB। ठीक है,
अब दोनों बॉल ने हिट कर दिया, दोनों बॉल ने हिट कर दिया। सो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बी बाय बॉल ए इज इक्वल टू एफ ए बी। और न्यूटन थर्ड लॉ से उसने बी ने भी, पहले ए ने बी को हिट किया तो बी ए को करेगा, तो फिर वो भी फोर्स लगाएगी। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए बाय बॉल बी, ये होगी एफ बी ए। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, एक्टिंग फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए बाय बी। अच्छा, अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या है, ये दोनों फोर्स क्या होंगी, एफ ए बी और एफ बी ए, दोनों क्या है, इक्वल है बट ऑपोजिट है। तो क्या लिखते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, माइनस साइन आएगा, आएगा या नहीं आएगा। थर्ड लॉ एफ ए बी एंड एफ बी ए आर equal and opposite, therefore FAB is equal to minus FBA। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ का ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, अब क्या हुआ, अब दोनों बॉल ने एक दूसरे को हिट किया और अब उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। सो लेट आफ्टर कोलिजन velocity of ball A is equal to VA and velocity of ball B is equal to VB। ठीक है ना। अब बताओ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टोटल मोमेंटम of the balls A and B after collision क्या होगा, इक्वल्स टू, बताओ दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद, क्या होगा, कोई बताएगा, एम ए इंटू वी ए, एक बॉल का वेलोसिटी क्योंकि अब वी ए हो गई है, मास तो वही रहेगा, और एम बी इंटू वी बी। ठीक है, टोटल आया कुछ समझ में, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से, थोड़ा सोच लो। हाँ बच्चों, कुछ यस है सर, हो गया। हैं, यस सर। क्या सर हाँ बोलो, सर आ गया। क्या आया, क्या आया, बोलो, क्या हो गया, ओके अच्छा, ये तो हमने तुम्हें बता दिया, उनका
मोमेंटम क्या होगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अब हम यूज करेंगे क्या, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? कोई बताएगा न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या होता है? इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। होता है या नहीं होता? ये क्या है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम। अभी तक तो मैं तुमको, और हम इसको फोर्स को क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एम वी माइनस यू अपॉन टी। यही लिखते हैं ना न्यूटन सेकंड लॉ से। यस सर। अब हम इसको यूज करना है हमको। अब एक बॉडी ने दूसरे पे हिट किया। अब जब दोनों बॉडी ने एक दूसरे को हिट किया, एक की फोर्स दूसरे पर लगी, तो अब बताओ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए बाय बी। ए बी के ऊपर लगी, ए फोर्स जो है बी के ऊपर, तो बी का मोमेंटम क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल ए और बॉल बी का बताओ। मतलब चेंज ऑफ बॉल ए का चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए का कितना मोमेंटम चेंज हुआ कोलिजन के बाद? आफ्टर कोलिजन भाई दोनों टकरा गई, तो ए बॉल का मोमेंटम क्या हो गया? पहले क्या था उसका मोमेंटम? एम ए इंटू यू ए, और बाद में क्या है? एम ए इंटू वी ए बाद में है, माइनस एम ए इंटू यू ए। ये चेंज इन मोमेंटम है या नहीं है बॉल ए का? भाई देखो, बॉल ए का पहले मोमेंटम था एम ए इंटू यू ए, जब टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई वी ए, तो वो हो गया एम ए इंटू वी ए। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी ये होगा एम बी वी बी माइनस एम बी एम ए एम बी माइनस यू। ठीक है, ठीक है। सो और ये कोलिजन हुआ है टी, तो फोर्स हमें पता है फोर्स क्या होती है, हमने किया था न्यूटन थर्ड लॉ से, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये थर्ड लॉ है, तो दोनों लॉ यूज हो रहे हैं यहाँ, थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ। तो थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों लॉ यूज होंगे, तो एफ ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी है। चलो अभी अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो फिर दोबारा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुम्हें दूसरे एंगल से समझाता हूँ अगर इससे नहीं आया तो। अब ये हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन यहाँ है तो ये हो जाएगा माइनस एम ए वी ए
ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, ये एम ए इंटू यू ए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। मतलब ये रिजल्ट हमारा क्या है कि जो फाइनल मोमेंटम है वही इनिशियल मोमेंटम है। देखो ये क्या था, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम था, एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी, मैंने तुम्हें बताया था। और बाद में वेलोसिटी बदलने के बाद ये मोमेंटम हो गया था। तो इन दोनों का सम और इक्वल्स टू क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम के सम के। यही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो बच्चों, तुम लोग रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो फिर बड़ी चीजें, मैंने तुम्हें शुरू में बोल दिया था, एक चीज दूसरे चीज से लिंक्ड होती है, तो रेगुलर नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। ओके, रिपीट करता हूँ इसी चीज को, ठीक है। जब तुमने कुछ तो समझ में आया होगा, तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ और तुमसे पूछ पूछ के ही मैं करूंगा। कुछ तो मैंने बता दिया। बताओ, हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने कौन कौन से लॉ यूज किए हैं? कौन से लॉ यूज? थर्ड लॉ, एंड न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, बोथ, है ना, न्यूटन थर्ड एंड सेकंड लॉ। किया, न्यूटन एंड थर्ड लॉ, ठीक है। फिर हम क्या कहा था कि जो दो बॉल हैं वो स्मूथ सरफेस के ऊपर चल रही है ना, यही कहा था, दो बॉल स्मूथ सरफेस के ऊपर चल रही है, उनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस और बॉल के बीच में, और वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये दो बॉल थी, ये एक बॉल थी, डायग्राम में नहीं जा रहा, दोबारा यहाँ बना देता हूँ, ये दूसरी बॉल है, ये एम पे इसका मास है, इसका एम पी है। ये बॉल ऐसे चल रही है, ये बॉल ऐसे चल रही है, वेलोसिटी जो है यू है और इसकी वेलोसिटी यू भी है। और थोड़ी देर बाद दोनों आपस में टकरा गए, दोनों बॉल आपस में टकरा गए। टकराने से क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, जब टकराई तो ये टकरा गई, ये बॉल ए है, ये एम ए है, और ये मैं दूसरे रंग से बना देता हूँ, ये एम बी है, ये टकरा गई, यहाँ भी मैं रंग बदल देता हूँ। ओके, ठीक है, ये दोनों बॉल आपस में टकरा गई, या मैं रंग बदल देता हूँ, ये एम बी है, ये इसकी वेलोसिटी है यू बी, ठीक है। अब जब टकराने से क्या होगा, दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, सर ऑपोजिट जाएंगे सर, है ना। ए ने बी पे फोर्स लगाई, तो मैंने क्या कहा कि एफ ए बी, एफ ए बी क्या है, अपोजिट। एफ ए बी का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए बाय, तुम्हें क्या है ना, एफ ए बी और एफ बी ए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं। एफ ए बी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए बाय बॉल बी। बॉल ए ने के ऊपर जो फोर्स लगी, किसने लगाई, बी बॉल ने। और एफ बी ए हम क्या लिख रहे हैं, एफ बी ए लिख रहे हैं हम फोर्स उल्टा, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बी बाय
बॉल ए, ठीक है ना, ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगी, वापस बी ए पे के ऊपर लगाएगी, यही है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दूसरा भी, तुम जैसा चाहो लिख लेना, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी और एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, जैसा मर्जी चाहो लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब एफ ए बी और एफ ए बी होता क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए बाय बी या एक्टिंग ऑन बॉल बी बाय ए, तो हमें क्या यूज करना है? न्यूटन्स एफ ए बी या एफ बी ए, ये है कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज, ये तुम एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, ये तुम्हें समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, वी विल यूज, एग्जाम में तो वैसे ही लिखना पड़ेगा जो मैं बता चुका हूं ऊपर, न्यूटन्स, या अपनी बुक से, वी विल यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? बताओ कोई, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम सर, है ना। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, एंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब चेंज ऑफ मोमेंटम करना है, तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या है, पहले दोनों बॉल का इनिशियल मोमेंटम समझेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम बॉल ए कितना है? बॉल ए का मास इनटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, बी बॉल की कितना इनिशियल मोमेंटम है? उसका मास बी बॉल का और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी, यही होगा ना। अब फाइनल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या हो गया? कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी बदल गई है, मास तो नहीं बदलेगा, मास तो वही रहेगा ए बॉल का, वेलोसिटी वी ए हो गई है। और मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद दोनों की क्या हो गई है? वेलोसिटी बदल गई है, तो मोमेंटम ऑफ बॉल बी क्या होगा? उसका मास तो वही रहेगा एम बी, वेलोसिटी वी बी हो गई है, तो वी बी। तो अब बताओ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हुआ तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ? कोलिजन से कितना मोमेंटम का ए बॉल का बताओ, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? भाई पहले उसका एम ए इंटू यू ए था, बाद में टकराने के बाद क्या हो गया? एम ए इंटू वी ए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? नहीं समझ में आई बात? अच्छा चलो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। देखो, दो लड़कियां जा रही थी, ठीक है, एक के हाथ में जो है, एक के हाथ में जो है वो कुछ भी, मान लिया 10 मार्बल्स हैं, मार्बल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर समझ लो, कंचे समझ लो, है ना, कांच के कंचे होते हैं। ये एक लड़की है, ये है, ये एक लड़की है, ये एक गर्ल वन है,
ओके। अब एक दूसरी है, ये गर्ल 2 है, इसके पास जो है 15 मार्बल्स हैं। अब दोनों दौड़ती हुई आ रही हैं, दोनों टकरा गई। दोनों टकरा गई, टकराने के बाद जो है उन्होंने अपने अपने मार्बल इकट्ठे किए। अब इकट्ठे किए तो गर्ल 1 ने इकट्ठे करने के बाद इसने कितने कर लिए, इसने 12 इकट्ठे कर लिए। और गर्ल 2 ने कितने इकट्ठे कर लिए, इसने 13 इकट्ठे कर लिए। 13 मार्बल इकट्ठे किए जल्दी जल्दी इसने। अब बताओ, ड्यूरिंग कोलिजन होने से गर्ल 1 और गर्ल 2 के मार्बल में कितना चेंज आ गया? पहले गर्ल 1 के बताओ। गर्ल 1 के 2 मार्बल बढ़ गए और गर्ल 2 के 2 घट गए। है ना, है ना, इसके 2 गर्ल 1 के प्लस हो गए 2, क्या होगा 12 माइनस और 10, गर्ल 2 और इसका माइनस हो गए। है ना। तो क्या हुआ, जो तो ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पे मोमेंटम क्या हुआ, अब बताओ। अब तो मैंने तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। अब बताओ, पहले मोमेंटम एम ए इंटू यू ए था, अब टकराने के बाद उसका मोमेंटम हो गया एम ए इंटू वी ए। तो कितना मोमेंटम बदल गया उसका, बताओ, अब बताओ। ये एक बॉल ए है, पहले इसका मोमेंटम ये था, बाद में इसका मोमेंटम ये है ना। तो कितना हुआ, बाद में ये मोमेंटम है, तो कितना हुआ बताओ। नहीं, अभी भी नहीं समझ आई। देखो, पहले ये था एम ए इंटू यू ए, बाद में हो गया ये वाला एम ए इंटू वी ए। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ बॉल ए का, ये नहीं हुआ एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ये हुआ ना मोमेंटम चेंज। और सिमिलरली मोमेंटम ऑफ, एक बार पढ़ लेना किताब में, समझ आएगा। बॉल बी ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, एम बी मास ऑफ बॉल इनटू इसकी वेलोसिटी वी बी माइनस एम बी यू बी। तो ये चेंज इन मोमेंटम है ना। अब ये चेंज इन मोमेंटम आया किसके कारण है, क्योंकि दोनों बॉल्स ने क्या किया, फोर्स लगाई है एक दूसरे के बाद। ये चेंज इन मोमेंटम का क्यों आया है, दिस चेंज इन मोमेंटम is due to force FAB and FBA, दो फोर्स लगी है ना एक दूसरे के ऊपर, इसके कारण। तो इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ से क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी, तो इसका क्या होगा एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी, ये सेकंड लॉ। और वो है एफ बी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। और न्यूटन थर्ड लॉ से क्या है, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए लिखो या वैसे लिखो, मैं तुम बोल चुका हूँ कैसे भी लिखो। तो अब ये यहां लगा दो इनकी वैल्यू, तो एफ ए बी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी, और यहाँ लिख सकता हूँ माइनस इसकी जगह पे एम बी
वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, माइनस साइन है यहाँ पर, ये एक माइनस साइन है तो ये हो गया माइनस एम बी वी बी, और ये माइनस दूसरे इसके साथ प्लस बन जाएगा तो प्लस एम बी यू बी हो जाएगा। दोनों को इनिशियल वेलोसिटी वाला एक तरफ ले जाओ, फाइनल वाले, तो इसको इधर ले आओ और इसको जो है इधर ले जाओ, ठीक है। तो ले जाने से क्या होगा, ये एम ए बी ए तो एज इट इज आएगा और एम बी वी बी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा एम बी वी बी इज इक्वल टू, ये एम ए यू ए इधर चला जाएगा तो ये एम ए यू ए प्लस इधर एम बी वी बी पहले से है तो एम बी यू बी, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या चीज है, एम ए वी है, ये फाइनल मोमेंट सम ऑफ, it is total momentum of the two balls, दो balls है ना, after collision, और ये क्या है, इसको मैं लाल से लिख देता हूँ, ये क्या है, इक्वल्स टू टोटल momentum of the two balls before collision, वो before collision था, ठीक है। तो ये पूरा जो है क्या है, टोटल मोमेंटम दो बॉल का आफ्टर कोलिजन जो होगा वही होगा जो उनका कोलिजन से पहले था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये जो है क्या बन गया, ये तुम्हारा ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के टाइम पे जब दो बॉडी टकराएंगी तो उनका मोमेंटम जो पहले था वही उनका मोमेंटम टकराने के बाद भी होगा सम, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपनी बुक से पढ़ना, मैंने तुम्हें दो तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो फिर भी नहीं समझ आएगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है बच्चों। ओके सर। हाँ चलो फिर अब ये तुम जो है सब ये फार्मूले जितने मैंने बताए हैं याद कर लो, क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म हो गया ये वाला भी। अब ये दो चैप्टर के मैं तुमको नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स करवाने का फायदा तब है जब तुम इनके जितने भी फार्मूलाज हैं जो रिजल्ट करना है वो सब नेक्स्ट क्लास में कराओगे हैं? सर नेक्स्ट क्लास में कराओगे न्यूमेरिकल्स? हाँ नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तुम याद कर लेना। अच्छा एक ना मैं यहाँ पे एक वर्ड और आता है मोमेंटा, कहीं तुम्हारी बुक में शायद हो भी सही, मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब होता है दो, प्लूरल ऑफ मोमेंटम, मतलब दो बॉल का मोमेंटम है तो मोमेंटा ऑफ टू बॉल लिख देते हैं। दो बॉल्स हो गई ना,
सिंगल बॉल है तो मोमेंटम होगा, दो है तो मोमेंटा। ठीक है, तो मोमेंटा वर्ड होता है, प्लूरल होता है मोमेंटम का। जैसे किसी का मोमेंटम इनिशियल और फाइनल है किसी बॉल का, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, तो हम लिख सकते हैं मोमेंटा ऑफ द ऑफ ए बॉल ए क्या क्या है, एम ए वी ए और एम ए यू ए। तो मोमेंटम जो है प्लूरल है, मोमेंटम होता है। ओके, चलो फिर तो मैं परसों तुमको कराऊंगा, तुम लोग फार्मूले वगैरह सब अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना और थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, ओके सर। ओके बाय। ओके सर।